अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, तड़ीपार, वेयर हैज ही डिसअपियर्ड? वो भाग गया। वी कैन ड्राइव देम क्रेजी, इनको हम मतलब पागल कर देंगे। नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है, उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। You're literally, please understand, you're literally fighting a bunch of jokers, clowns, right? Who have no idea about our philosophy, no idea about our history, right? They're a bunch of clowns. नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। Our job is very simple. We will drive them crazy. हमारा काम बहुत आसान है, हम इन लोगों को पागल बना देंगे। राहुल गांधी, आप यकीन जानिए कि पिछले सिर्फ 12 साल नहीं बल्कि जितने भी सालों से सार्वजनिक जीवन में राहुल गांधी मौजूद हैं, मेरे काम का एक हिस्सा ये है नेताओं के भाषणों को सुनना और न सिर्फ कि वो समझना जो वो कह रहे हैं बल्कि उसको भी समझ पाना जो वो नहीं कह पा रहे हैं, जो बिटवीन द लाइंस हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, यानी कि वो अनसुनी बातें भी सुन लेना। आप यकीन जानिए राहुल गांधी के शायद 3 सबसे बेहतरीन भाषणों में से एक, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके मुंह से निकली हुई बातें और जिस तरह से वो मॉक और रिडिक्यूल कर रहे थे सरकार को, ऐसा लगता था जो अभय मुद्रा उन्होंने दिखाई थी पार्लियामेंट में, वो सिर्फ अभय मुद्रा दिखाने के लिए नहीं बल्कि पूरे तरीके से अपने जीवन में जैसे उन्होंने आत्मसात कर लिया है। रचनात्मक कांग्रेस के कन्वेंशन पर राहुल गांधी बोल रहे थे और कह रहे थे कि हमें डरने की क्या ज़रूरत है, वी आर डीलिंग विद अ बंच ऑफ जोकर्स, हम सिर्फ जोकरों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी के ये पूरा 1 घंटे से ज़्यादा लंबा ये कार्यक्रम चला, जिसमें सबसे पहला जो कार्यक्रम का हिस्सा था उसमें आम लोग वहाँ पर आए, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर आदिवासियों के मुद्दों से लेकर जल, जंगल, ज़मीन का मुद्दा, ये तमाम इश्यूज़ पे बातचीत की गई। LGBTQ की बात हुई, यानी RSS और बीजेपी के पूरे यूनिवर्स में जो लोग हाशिए पे पड़े रहते हैं उन लोगों को केंद्र में लाकर राहुल गांधी बात कर रहे थे। इस कार्यक्रम में मैं ये तो आपको बताऊंगी ज़रूर कि राहुल गांधी क्या कह रहे थे, लेकिन सिंबलिज्म, प्रतीक क्या है और किस इस वक्त राजनीति के किस महत्वपूर्ण मुहाने पे इस वक्त हम खड़े हैं, ये आपके लिए एक नागरिक के तौर पर, एक वोटर के तौर पर समझना है और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है, मैं एक पत्रकार के तौर पर जिसका काम है कि जो पॉलिटिकल वोकैबुलरी है उसको डिकोड कर कर आप तक लेकर आना, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उस बात को आप तक लेकर आऊँ कि कितना ऐतिहासिक लम्हा है। 12 साल को अगर एक टाइम पीरियड, एक कालखंड माना जाए, एक देश की ज़िंदगी में बड़ा वक्त होता है, एक इंसान की ज़िंदगी में उससे भी लंबा वक्त होता है। तो राहुल गांधी का आज का ये जो पूरा भाषण है, उनका ये प्रेजेंटेशन था, बाकायदा ऐसा लगता था कि एक नाटक हो रहा है। उस नाटक के दौरान यानी भाषण के बीच दूसरे पात्र आते थे, पात्रों के साथ एक तरह की एक्टिंग होती थी। उस सबको समझाकर राहुल गांधी ने जो बताने की कोशिश की वो पूरे तरीके से इस वक्त समझ रहे हैं कि जिस ऐतिहासिक दौर से ये देश गुजर रहा है, मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि समझिए कि हम अपने राजनीतिक इतिहास के किस मुहाने पर इस वक्त खड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले चाहती हूँ कि इस भाषण के सबसे मजबूत अंश में से एक जो राहुल गांधी ने भी कहा है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी को रात को नींद नहीं आती जब तक नरेंद्र मोदी, अमित शाह इस्तीफा नहीं दे देते, वो सो नहीं पाएंगे, हम उनको सोने नहीं देंगे। सबसे पहले ये सुन लेते हैं। पहले क्या था, मूड खराब था, आप लोगों में भी मूड खराब था। मेरे पास लोग आते थे, भैया ये कब होगा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, इसमें तो 10 साल लग जाएंगे। अब तो नहीं बिलीव करते ना, है ना, अब तो हो गया ना। क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी, ऑपोजिशन, सबका एक्सप्रेशन चालू है, अब नहीं रुकने वाला। वो क्या, हाँ, थैंक यू, टाटा, गुड बाय। और मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख लो, जिस दिन तक नरेंद्र मोदी अपना इस्तीफा नहीं देंगे, अमित शाह नहीं
हटेगा, उस दिन तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं सो पाएंगे। उनको हम जगा के रखेंगे, पूरी रात जगा के रखेंगे, जब तक वो कोलैप्स करके कहें कि भैया ये हमारी बस की नहीं है, माफ करो, छोड़ दो हमें। और बिना नफरत के, बिना हिंसा के, बिना नफरत के हम हमारी देश की संस्कृति, हमारे देश के कल्चर की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा देश नफरत का नहीं है, मोहब्बत का है, प्यार का है, भाईचारे का है, अहिंसा का है। ये हम प्रूव करके दिखा देंगे सबको। तो आपने देखा कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ राहुल गांधी ने इस पूरे एक्शन को अंजाम दिया, उन्होंने भारत की विदेश नीति से लेकर भारत की आर्थिक नीति तक, भारत यानी इस सरकार की आर्थिक नीति तक इतने आसान शब्दों में कहा कि अगर आप कभी स्कूल भी नहीं गए तब भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारा काम बहुत आसान है, हम उनको पागल बना सकते हैं। मैं आपको पूरे तरीके से कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी रात को सोते नहीं है। आपने अमित शाह को देखा, क्या बोलते थे पहले बोलते थे कि वो चाणक्य हैं, वो तो सरदार पटेल हैं, लेकिन अब देखिए उनको क्या हो गया, वो पार्लियामेंट में घुस नहीं पा रहे हैं, पूरे तरीके से अदृश्य हो गए हैं, वो ही हैज़ डिसअपियर्ड। और वो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में इसलिए नहीं घुस पा रहे हैं क्योंकि पहली बार उन्हें भारत का एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है। आप सोचिए कि डर जब हमें लगता है तो हम क्या करते हैं, हमारी आवाज़ बंद हो जाती है, हमारी बॉडी फ्रीज हो जाती है। यही काम किया है इस सरकार ने पिछले 12 साल में, हर तरीके से देश के हर नागरिक को, और सबसे ज़्यादा जो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, ऐतिहासिक तौर पर, ट्रेडिशनली जिनको देखा जाए पारंपरिक तौर पर जो कमज़ोर तबके रहे हैं, चाहे वो भारत के दलित हों, चाहे वो किसान हों, चाहे वो मज़दूर हों, या वो मुसलमान हों, या वो ईसाई हों, नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोग हों, कश्मीर में रहने वाले लोग हों, उन सबको डराने का काम किया है और एक ख़ास तबके के लिए, इस समाज के, इस मुल्क को बनाने का वादा किया। ये इन्होंने किया कि इन सब लोगों की कीमत पर हम इन मिडिल क्लास लोगों के लिए और ख़ासकर जो बड़े कारोबारी ग्रुप हैं उनके लिए हम ये मुल्क बनाने जा रहे हैं। एक ब्राह्मणवादी, ये एक हिंदू अपकास्ट लोगों का एक ऐसा समूह बनने जा रहा है जिसको हम हिंदू राष्ट्र कहेंगे। और उन सब लोगों की कीमत पर, यानी जो हिंदू भी हैं अपने आप में, उनकी भी कीमत पर, जिनको हम पिछड़ा वर्ग कहते हैं या हम दलित कहते हैं, या उनमें से कुछ आदिवासी भी ऐसे हैं जो अपने आप को हिंदू कह सकते हैं, उन सब की कीमत पर जो मुल्क बनाया जा रहा था वो सिर्फ एक डर का साम्राज्य था। आज राहुल गांधी ने जो किया वो ये कि डर के साम्राज्य को भेद दिया है। कोई स्क्रिप्ट नहीं थी उनके सामने, कोई तरीका ये नहीं था कि उनको कोई पॉइंटर्स भी उनके हाथ में नहीं थे, किसी टेलीप्रॉम्प्टर से वो नहीं पढ़ रहे थे, नरेंद्र मोदी की तरह एक्सटेम्पोर बातचीत कर रहे थे। पहले उन्होंने कहा कि देखिए आरएसएस आपको क्या करने की कोशिश करता है, आरएसएस आपके हाथ बांधने की कोशिश करता है, आपका एक्सप्रेशन यानी आप जिस तरह से अपने आप को जाहिर करते हैं उसे रोकने की कोशिश करता है। पहले उन्होंने कहा कि देखिए हाथ मिलाकर देखिए, संदीप दीक्षित वहाँ पर मौजूद थे, शीला दीक्षित के बेटे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब उसके बाद गले मिलने लगे, तो हाथ मिलाने को भी उन्होंने एक नाटक की तरह हमारे सामने पेश किया। ऐसा लग रहा था कि कोई थिएटर में हम बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि थिएटर ही बन चुका है हमारी राजनीति इस वक्त, और बहुत बड़ा चैलेंज है ऑपोजिशन के सामने कि बिग मीडिया को और उसकी ताकत को हराकर खुद स्टेज पर, सेंटर स्टेज लेकर अपनी वो बात आम जनता तक पहुंचाए जो वो कहना चाहता है। मेरे जैसे पत्रकार अपनी ये पर्सनल और प्रोफेशनल जिम्मेदारी समझते हैं हम लोग कि हमें ऑपोजिशन का मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना है। बाकी आपका काम है, आप किसको वोट देते हैं ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी चिंता भी नहीं है ये। लेकिन मेरी चिंता ये ज़रूर है कि क्या ये राजनीतिक मैसेज आप तक पहुंच रहा है या नहीं। क्या आप जो फैसला ले रहे हैं कि किसको वोट डालना है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को भारत में रहने देना है, कौन सेंटर स्टेज लेगा, इसके लिए आपका सूचित होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको ज़रूर ये एक लम्हे की खबर दूंगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि किस तरह से राहुल गांधी ने विदेश नीति पर नरेंद्र मोदी की कटाक्ष करते हुए कहा, इंदिरा गांधी का एक किस्सा सुनाया और कहा कि जब वो प्रधानमंत्री हुआ करती थी, 12 साल के थे राहुल गांधी, और वो विदेश गए और वहाँ पर विदेशी नेताओं से मिल रहे थे। इंदिरा गांधी वापस लौटी, बच्चों को छोड़ के चले गए थे और सोनिया गांधी से आके उन्होंने शिकायत की
और कहा कि देखिए जो मेरी पॉलिटिकल काउंटर पार्ट थी, जो दूसरी नेता थी, उन्होंने मेरे रंग का ही कोट पहना हुआ था, यानी एक तरह की दोस्ती करने की कोशिश कर रही थी। इस पर इंदिरा गांधी नाराज़ हुई, क्योंकि इंदिरा गांधी जो चाहती थी वो ये कि सिर्फ देश का हित होना चाहिए, हमारी आपसे कोई दोस्ती नहीं है, यानी कोई निजी दोस्ती नहीं है। जिसको बहुत सारे कसीदे पढ़े गए नरेंद्र मोदी के कि पर्सनल डिप्लोमेसी, निजी तौर पर अपनी शख्सियत का इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी देखिए भारत के लिए कितनी बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनको विश्व गुरु बना रहे हैं। ये देखिए हग्लोमेसी, यानी हक करके डिप्लोमेसी करने का तरीका, ये एक और हिस्सा था इस नाटक का। देख लीजिए आप। संदीप आना जरा। ये इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती हैं, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. But पता नहीं कहां से घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब नेताओं से गले लगना। जी हाँ, तो साफ तौर पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि कहाँ गए चाणक्य, कहाँ गए सरदार पटेल। किस तरह से अमित शाह के बारे में कह रहे हैं कि 20 दिनों तक वो घुस नहीं पाए। उनको उन्होंने पूछा कि क्या कहा जाता था उनको चाणक्य, तो पीछे से आवाज़ आई कि तड़ीपार उनको कहा जाता था। वो ये कह रहे हैं कि देश अपने आप को जाहिर कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, और इसीलिए रचनात्मक यानी क्रिएटिव कांग्रेस, मुझे लगता है ये अपने आप में थोड़ा सा पेचीदा शब्द है। बहुत सारे लोगों को ये बात हो सकता है समझ में ना आए कि रचनात्मक क्या होता है या क्रिएटिव क्या होता है, यानी अपने आप को जाहिर करने की आज़ादी। यानी आप जो हैं, अगर आप, जैसे उन्होंने कहा कि समलैंगिक लोग हैं, वहाँ एक समलैंगिक युवा भी मौजूद था जो कह रहा था कि सबको इज़्ज़त मिलनी चाहिए और इज़्ज़त समलैंगिक लोगों को नहीं, सबको मिलनी चाहिए, तो वहाँ पर भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था, यानी अपनी बात खुद कह रहा था, उसको स्टेज मिला हुआ था। इससे पहले भी आपने देखा है कि राहुल गांधी, जो लोग 20 जुलाई को जिनके ऊपर पुलिस का कहर बरसा था, उस कहर बरपा होने के अलावा मुंबई और अलग अलग शहरों में जिन लड़कियों को निशाना बनाया गया था, जो विक्टिम है इस सरकार के, और ख़ासकर जंतर मंतर का जो पूरा प्रोटेस्ट मार्च है, उसके बाद विक्टिम लोगों का एक पूरा समुदाय तैयार हो गया है, उन लोगों को भी उन्होंने स्टेज दिया राहुल गांधी ने। तो यहाँ पर भी फिर वो लोगों को बुला कर लाए और उन्होंने स्टेज दिया वहाँ पर। एक बार देख लेते हैं क्या कहा। नमस्ते, मेरा नाम दिव्या अहरवार है और मैं बिजावर से नगर परिषद पार्षद हूँ। मैं बुंदेलखंड से हूँ। कैनवे तो लिंक परियोजना के तहत जो डैम बनाया जा रहा है, ढोंढन डैम, वो हमारे क्षेत्र में बनाया जा रहा है, किशनगढ़ क्षेत्र में। और उस डैम में, उस परियोजना में ना कानून का पालन किया गया प्रशासन द्वारा। आदिवासियों के मकान बिना नोटिस दिए, बिना मुआवजा दिए तोड़ दिए गए। जब जब आदिवासी अपने हक अधिकार की बात करते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, उनके ऊपर फर्जी केस लगा दिए जाते हैं। जो भी आंदोलनकारी होते हैं, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए प्रशासन द्वारा कई तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं गजानन ब्राह्मणे मध्य प्रदेश से आया हूं, और जिस इलाके में हम लोग काम करते हैं वो पूरा इलाका जो है आदिवासी इलाका है। और आदिवासी इलाके में सारी समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा की समस्या, रोजगार की समस्या, जंगल में रहने वाले आदिवासियों का विस्थापन की समस्या, ज़मीन पर रहने वाले आदिवासियों का ज़मीन से समस्या, और कई सारी अन्य समस्या भी वहाँ पर है। तो उसी को लेकर जो है हम लोग पिछले 38 साल से काम कर रहे हैं। अगर आप रीसेंट स्टडीज़ को देखें तो आप उनमें यही है कि आप नहीं पहचान पाओगे या कि आप मर्द हो, औरत हो, यही नहीं पहचान कर पाओगे। आप बाकियों का क्या कह सकते हो? आप ब्लड टेस्टिंग करवा लो, कुछ नहीं पता चलेगा। आप डीएनए टेस्टिंग करवा लो, वेरी डिफ़िकल्ट। बट देयर आर न्यूरोलॉजिकल स्टडीज़, बट देयर आर अदर स्टडीज़ जो ये प्रूव करता है दैट देयर इज़ मोर।
तो हम जितना जानते हैं सिर्फ उस पे अटक के नहीं रहना चाहिए। हमें वो साइंटिफिक टेम्परामेंट चाहिए, हमें वो क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, हमें वो इंक्लूजन चाहिए, और सबसे ज़्यादा सिर्फ LGBTQI कम्युनिटी के लिए नहीं, सब के लिए एम्पैथी चाहिए। 7 वर्ष की बच्चियों को भी पीरियड्स आ रहे हैं, और मैंने अब तक की 42,000 बच्चियों का चिन्हांकन किया जिन्हें अपनी कम उम्र में पीरियड्स आ गए। उनकी मानसिक स्थिति के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में आज हम पूरे देश में पावना के रूप में इस पूरे कार्यक्रम को चला रहे हैं। और एक आखिरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये बताना चाहती हूँ कि आरएसएस को, जिसको कहा जाता है, जाहिर है इतनी बड़ी कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल कैपिटल है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कहलाया जाता है। रजिस्टर्ड नहीं है, आप जानते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन, और अब ये बात पूरी हिंदुस्तान को नहीं पूरी दुनिया को पता है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका में खासकर वहाँ के गृह मंत्री ने इस बात को उठाया है, अब ये पूरे राष्ट्रीय विमर्श का एक हिस्सा बन चुका है कि रजिस्टर्ड नहीं है। ये आरएसएस की ताकत को राहुल गांधी ने कुछ ही पलों में कितना छोटा कर दिया, और आरएसएस को भी बताया कि वो भी गुलाम है। कहाँ तो आरएसएस इस देश को गुलाम बनाना चाहता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पहले छोटे मोटे कारोबारियों का ये संगठन होता था, उन कारोबारियों को भी डीमोनेटाइजेशन करके उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया गया। अब आरएसएस नाम की कोई संस्था नहीं है, ये गुलाम बन चुकी है अडानी और अंबानी की, यानी बड़े कारोबारियों के नक्शे कदम पर या उनके इशारों पर चल रही है ये जो पूरी सरकार है। और आरएसएस है, इसका इन्होंने जिक्र किया, तो आरएसएस को उन्होंने कहा कि अडानी और अंबानी ने कैप्चर कर लिया है, छोटे बिजनेस वालों का समूह था, अब बिग मनी जो है वो इस पर पूरे तरीके से कब्जा कर रही है। देखिए, मैं ये सुन लेते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा। मेरा कहना है आरएसएस क्या था? आरएसएस जो छोटा बिजनेसमैन था, मैंने स्टडी की ये बात, जो छोटे छोटे बिजनेस वाले थे, मिठाई की दुकान चलाते थे, सोनार थे, लोहार थे, इनकी फोर्स थी। उनको तो उन्होंने धोखा दे दिया, मार दिया, वो तो सब मर गए। आरएसएस ने डीमोनेटाइजेशन कर दिया, जीएसटी कर दी, और अपने ही लोगों को धोखा दे दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत वाजपेयी जी के टाइम में प्रमोद महाजन ने की। कैपिटल इंजेक्शन को आरएसएस के अंदर उसने डाला, पहला फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप नरेंद्र मोदी, फाइनल कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ आरएसएस और नरेंद्र मोदी। इट्स ऑब्वियस। मुझे लगता है कि ये पूरा लब्बे लुबाब इस पूरी बातचीत का सिर्फ यही है। इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि राहुल गांधी अगर आज की तारीख में, जबकि बहुत कम राज्य ऐसे बचे हैं जहां उनकी सरकार है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, बंगाल से लेकर बिहार से लेकर कई अन्य राज्यों में चुनाव हार चुके हैं, असम तक, ऐसे में तो बहुत ही डीमोरलाइज्ड होना चाहिए था, बहुत परेशान होना चाहिए था, बहुत कमज़ोर होना चाहिए था। लेकिन जिस गुमान के साथ राहुल गांधी सर ऊंचा करके नरेंद्र मोदी, अमित शाह को कह रहे हैं कि ये जोकर्स हैं, इनको रात को नींद नहीं आती और हम इन्हें सोने नहीं देंगे, जब तक ये इस्तीफ़ा नहीं देंगे तब तक सो नहीं पाएंगे। आरएसएस अंबानी अडानी की ग़ुलाम बन चुकी है। नरेंद्र मोदी को जो हग करके वो एक दूसरे को बाहों में भर के जो नेताओं को और ज़ोर ज़ोर से हंस के जिस तरह से अपनी डिप्लोमेसी बताने की कोशिश करते हैं कि वो बड़े महान नेता हैं और देश को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं, मुझे लगता है, जैसे मैंने कहा, कि इस लम्हे को समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि जिस राजनीतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक लम्हे से होकर हमारा देश गुजर रहा है, क्योंकि अभी तक जो पूरा माहौल है वो बहुत ही निराशाजनक है। वो माहौल ये है कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और ख़ासकर एक आइडियोलॉजी ने कैप्चर किया हुआ है इस देश को, देश की तमाम संस्थाओं को, ब्यूरोक्रेसी से लेके जुडिशरी, मीडिया और हर जगह हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उन सबको, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं, सब में सरकार से लेकर सड़क तक सब जगह कब्जा है एक ऑर्गेनाइजेशन का जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। लेकिन जिस तरह से इतना छोटा करके बता दिया राहुल गांधी ने, और इस सरकार के दो सबसे कद्दावर, जो सबसे बड़े नेता हैं, देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री के संसद में नहीं घुस पा रहे हैं, बयान नहीं दे पा रहे हैं, मुझे लगता है कि इस लम्हे को समझना बहुत ज़रूरी है। राजनीति जंतर मंतर के बाद से अब वापस नहीं जाएगी, सिर्फ ये फास्ट फॉरवर्ड होगी। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि इस नव्स पर मेरी हाथ रहे और आपको मैं समझा पाऊँ कि इस वक्त क्या हो रहा है और आने वाले दौर में क्या कुछ होने की उम्मीद, आशंका और संभावना
मैं अपने सामने देख पा रही हूँ। शुक्रिया।